सदियों से एंटार्क्टिका ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर रखा है। 1800 के दशक के ऐतिहासिक प्रथम खोजकर्ताओं से लेकर आज के साहसी वैज्ञानिकों तक इंसान एंटार्क्टिका के बर्फीले मैदानों में मौजूद चमत्कारों से मोहित होता रहा है। एंटार्क्टिका द्वीप का नाम सुनते ही सबसे पहली बातें जो दिमाग में आती हैं वो है पेंगुइन्स, बर्फ के पहाड़ और हड्डियां चीरने वाली सर्दी। लेकिन अगर हम आपको कहें कि कभी इस कॉन्टिनेंट में डायनासोर्स ही नहीं इंसान भी रहा करते थे, तो चाहे आपकी आंखों के सामने एंटार्क्टिका की तस्वीर दुनिया के सबसे ठंडे इलाके के रूप में छपी हो, लेकिन दुनिया का सबसे खुश्क रेगिस्तान भी एंटार्क्टिका में ही है। और तो और यहाँ एक्टिव वॉल्केनोज भी मौजूद हैं। चौंक गए? दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, वहां पर रेगिस्तान और वॉल्केनोज। सो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं या एंटार्क्टिका की रहस्यमय दुनिया को समझना है, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एंटार्क्टिका की खोज के बारे में ये माना जाता है कि एंटार्क्टिका की आइस शेल्फ्स को पहली बार 1820 में फैबियन गॉटलिब और मिखाइल लाज़रेव के नेतृत्व में एक रूसी अभियान के दौरान देखा गया था। बर्फ से ढके इस कॉन्टिनेंट में सबसे मोटे बिंदु पर बर्फ लगभग 5 किलोमीटर गहरी है और औसतन इसकी मोटाई 2 किलोमीटर है। यह बर्फ विश्व की सारी बर्फ का 90% तथा विश्व के सारे ताजे पानी का 70% है। यहाँ इतनी बर्फ है कि अगर वो सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह 200 फीट तक बढ़ जाएगी। यहाँ गर्मियों के 6 महीने दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने रात। यहाँ का टेम्परेचर पूरे साल -10 से -60 सेंटीग्रेड रहता है। एंटार्क्टिका के बर्फ के पहाड़ों को देखकर ये लगता है कि शायद एक कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन 1980 के दशक में साइंटिस्ट को यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन फॉसिल्स मिले थे, जिनकी उम्र तकरीबन 7 करोड़ साल पुरानी है। ये फॉसिल्स प्री हिस्टोरिक बर्ड्स और सी एनिमल्स के हैं, जिनमें मोसासौर और प्लीजोसौर शामिल हैं। इससे पता चलता है कि 7 से 20 करोड़ साल पहले यहाँ डायनासोर रहा करते थे। साइंटिस्ट का कहना है कि उस दौर में यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हुआ करता था और उस वक्त एंटार्क्टिका के पहाड़ बर्फ से ढके नहीं थे, बल्कि यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे। एंटार्क्टिका में जीवन रहा होगा, इस बिलीव की पुष्टि करता हुआ 2009 में रिसर्चर्स को बर्फ के नीचे एक अनोखे जानवर का ढांचा मिला, जो आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले पाया जाता था। इस जानवर का साइज बिल्लियों जितना था। रिसर्चर्स का मानना है कि बिल्ली जैसा नजर आने वाला ये जानवर अंडे दिया करता था और ये मौजूदा मैमल्स का दूर का रिश्तेदार था। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में ये जानवर एंटार्क्टिका से अफ्रीका के हिस्सों की तरफ माइग्रेट कर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डायनासोर्स और एनिमल्स तक तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ कभी इंसान भी रहे होंगे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में एंटार्क्टिका से रिसर्चर्स को 3 हैरतअंगेज इंसानी खोपड़ियां मिली थी। वैसे तो इस बर्फ से ढके कॉन्टिनेंट से इंसानी खोपड़ियों का मिलना खुद में एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग इन खोपड़ियों की अजीबोगरीब शेप थी। इनकी स्कल्स आम खोपड़ियों की तुलना में बहुत लंबी और बाहर निकली हुई थी। इन खोपड़ियों की अजीब शक्ल की एक वजह उनकी सिविलाइजेशन के अजीब ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस हो सकते हैं। कुछ सिविलाइजेशंस में कम उम्र से ही बच्चों की खोपड़ियों को अलग अलग तरीकों से लंबा करने की कोशिशें की जाती थी। रिसर्चर्स को इस तरह की खोपड़ियां इससे पहले इजिप्ट और पेरू में भी मिल चुकी हैं। इन खोजों से यह माना जा सकता है कि पहले जमाने में एंटार्क्टिका पर भी इंसान रहते थे और उनका कोई ना कोई संबंध एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी रहा होगा। दोस्तों, एंटार्क्टिका की बर्फ पर इंसानों और जानवरों के अलावा मीटियोराइट्स भी मिले हैं। मीटियोराइट्स वो पत्थर होते हैं जो स्पेस से धरती पर गिरते हैं। पिछले 50 सालों में एंटार्क्टिका से लगभग 1000 मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। इनमें से कुछ मीटियोराइट्स 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दुनिया भर में मिले तकरीबन 90% मीटियोराइट्स इसी सफेद कॉन्टिनेंट पर डिस्कवर हुए हैं। इसका कारण ये है कि बर्फ की सफेद चादरों के ऊपर इन पत्थरनुमा मीटियोराइट्स की पहचान आसानी से हो जाती है।
दोस्तों, आपने ग्लेशियर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा ग्लेशियर देखा है जिसमें से खून निकलता हो? एंटार्क्टिका में मौजूद टेलर ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जिसमें से लाल रंग का लिक्विड निकलता है, जिसे ब्लड फॉल्स का नाम दिया गया है। ब्लड फॉल्स को सबसे पहले 1911 में एस्ट्रोलियन के जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने ढूंढा था और उनके नाम पर ही इस ग्लेशियर का नाम टेलर ग्लेशियर रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खूननुमा लिक्विड का क्या राज है? तो इस रंग की असल वजह आयरन ऑक्साइड है। ग्लेशियर की बर्फ की मोटी परत के नीचे लिक्विड रूप में पानी पाया जाता है। इस पानी में बड़ी मात्रा में आयरन मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर के अंदर से बाहर निकलता है तो इसमें मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और हमें लाल रंग दिखाई देता है। अब सवाल ये भी उठता है कि ऐसी जगह जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, वहां पानी लिक्विड रूप में कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, केवल टेलर ग्लेशियर के नीचे ही नहीं, बल्कि एंटार्क्टिका में 400 से ज्यादा अंडरग्राउंड लेक्स ढूंढी जा चुकी हैं। दरअसल बर्फ की मोटी और वजनी परत के नीचे पानी पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। साइंस के हिसाब से जब पानी पर प्रेशर बढ़ता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसके अलावा जमीन की गर्म कोर भी पानी को ग्लेशियर के नीचे से गर्म करती रहती है, जिससे वो लिक्विड रूप में रहता है। इन अंडरग्राउंड लेक्स में से बहुत सी लेक्स ऐसी भी हैं जिनमें जिंदगी मौजूद है। इसी तरह की एक लेक 2013 में अमेरिकी रिसर्चर्स को रॉस ग्लेशियर के नीचे मिली थी। इस लेक के पानी के कुछ सैंपल से मालूम हुआ कि बर्फ की मोटी परत के नीचे जहां रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, वहां पर कोल्ड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया जाता है। दोस्तों, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 5 किलोमीटर बर्फ की शीट्स वाले इस कॉन्टिनेंट पर कई वोल्केनोज भी मौजूद हैं। 2017 की एक स्टडी में एंटार्क्टिका में 138 ज्वालामुखी मिलने का दावा किया गया था, जिनमें से 91 पहले अज्ञात थे। कुछ ज्वालामुखी पूरी तरह से बर्फ की चादर के नीचे हैं। इन वोल्केनोज में से 2 एक्टिव हालत में भी पाई जाती हैं, जिनका नाम है माउंट इरुबस और डिसेप्शन आइलैंड। एक ही जगह पर बर्फ और आग का ये सुमेल कुदरत का एक अजीब नजारा है। दोस्तों, अब अगली बात सुनकर तो शायद आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। जमीन का सबसे खुश्क रेगिस्तान भी एंटार्क्टिका में ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसे मकमर्डो ड्राई वैलीज कहा जाता है। इन ड्राई वैलीज को सन 1903 में डिस्कवर किया गया था। यहाँ पर इस ड्राइनेस की वजह तेज हवाएं हैं जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। इन तेज हवाओं की वजह से इन वैलीज से स्नो, आइस और पानी पूरी तरह से इवेपोरेट हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले इसी वैली में टेस्ट किया था, क्योंकि जमीन पर पाए जाने वाले अलग अलग एनवायरनमेंट में से यहाँ का क्लाइमेट मार्स के क्लाइमेट से काफी करीब है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी से भरपूर वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आगे भी ऐसी नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।